नमस्कार, आप सबका स्वागत है। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव की डेट्स आ गई हैं और बिल्कुल माहौल गर्म हो गया है। और आज हमारे साथ जुड़े हैं चौधरी जयंत सिंह, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में काफी भावी है। सबसे पहले चुनाव जयंत जी वेस्टर्न यूपी में ही हो रहा है। 113 मेरे ख्याल सीट्स का दाव है। तो इसमें आपसे सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ कि आपका जो समाजवादी पार्टी के साथ जो आपका जो हुआ है गठबंधन, उसमें से कुछ तय हो गया कि आप कितनी सीट्स लड़ेंगे, वो कितनी सीट्स लड़ेंगे, कुछ इस तरह से अंडरस्टैंडिंग हुई है आपकी? लगभग तय हो चुका है और सीट बाय सीट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ तक कि आप सोच सकते हैं कि हमारे बीच के रिश्ते कितने विश्वास के हैं कि हम उम्मीदवार कौन हो सकता है दोनों ही दलों में, उस पे भी बड़े खुले मन और दिल से विचार करके बातचीत कर रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा ज्यादा वक्त लगा तय करने में, लेकिन चीजें तय हो चुकी हैं। मेरे और अखिलेश जी के बीच में हम लोगों ने फैसला ले लिया है। अब जैसे समय आएगा हम उसको घोषित करेंगे। है कि आपकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, कहीं टिकट्स में एसपी के कैंडिडेट भी लड़ लेंगे आपके चिन्ह पे और आपके भी थोड़े एक दो उनके पे लड़ेंगे, इस तरह का भी कुछ हो रहा है आपके? क्योंकि बिल्कुल पैमाना विनेबिलिटी होना चाहिए। एक ही हमारा लक्ष्य है कि 403 विधानसभा की सीटों पे हम समाजवादी और दूसरे घटक दल जो हैं, जो गठबंधन का हिस्सा हैं, हम सब के कार्यकर्ता साथ मिलकर काम कर सकें। जो आंकड़े देखे जा रहे हैं आपका, कहते हैं कि फार्मर्स आंदोलन की वजह से थोड़ा सा आरएलडी को थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन अभी भी बीजेपी भावी है। चाहे आगरा देख लें, चाहे हम सहारनपुर देख लें, मोदी नगर देख लें, इन सब एरियाज में अभी भी बीजेपी का कहते हैं कि थोड़ा सा आपको टक्कर लगेगी। तो आपका कितना लगता है कि कितनी सीट्स मिलेंगी आपको, कैसे होगा? नहीं, इसका तो कोई पैमाना नहीं होता। आप सर्वेक्षण कर लें या 10 लोगों से बात कर लें, पूछ लें, पता नहीं लग पाता। आजकल चुनाव का विश्लेषण बहुत कठिन है और जब चुनाव के नतीजे खुलते हैं, मुझे लगता है कि जिस तरह का माहौल मुझे दिख रहा है, जिस तरह का एक मनोबल हमारे कार्यकर्ताओं का है और जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, जिस तरह का उनके अंदर एक एक्साइटमेंट है, उत्साह है, उसे देखकर एक जज करने का मौका मिल रहा है कि हाँ, रुझान हमारे पक्ष में। अब ये जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं की है कि इस रुझान को, हमारे 5 साल की मेहनत को, संघर्ष को, सड़क पर जिस तरह से हमने किसानों के साथ पूरा ईमानदारी के साथ उनका सहयोग किया, लाठियां खाई, हमारे कार्यकर्ताओं ने जमीन से जुड़े मुद्दे उठाए, इस माहौल को हम किस तरह से वोट में तब्दील करते हैं। तो ये अंतिम जो एक कड़ी होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। और उसमें हम, क्योंकि अब ये चुनाव अलग तरीके से लड़ाया जाएगा, डिजिटल माध्यम से लड़ाया जाएगा, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने कैडर को उस तरीके से जोड़ पाए। अखिलेश ने भी कहा है कि डिजिटल माध्यम से तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहेगी, क्योंकि कई लोगों के पास वो टेक्नोलॉजी है और सुविधा है और पैसे हैं, जैसे कि बीजेपी के पास है, कहते हैं एसपी के पास भी है, लेकिन कई लोगों के पास जो छोटी रीजनल पार्टीज हैं। तो आपकी पार्टी कितनी तैयार है इसको लेकर, और आप नहीं, भी बीजेपी चाहते? के पास तो टेक फॉग भी है और सब तरह के टेक है और टीम्स हैं और पेड वर्कर्स हैं। और आपने किताब भी पढ़ी होंगी, स्वाति जी की किताब थी, किस तरह से टोल आर्मी उन्होंने तैयार करी हुई थी। तो लेकिन लोग जानते हैं, एक मूवी का डायलॉग था ना, मेरे पास माँ है। तो हमारे साथ जनता है। फार्म लॉस को यू टर्न करने के बाद क्या लगता है कि बीजेपी का कुछ लाभ मिलेगा? 1 साल आपने लोगों को तंग करके रखा। 1 साल लोगों ने तरह तरह के, आपने उनपे इल्जाम लगाए और उसको भी सहने का काम किया। बड़े धैर्य के साथ एक आंदोलन को संयम के साथ चलाया गया। 700 से ज्यादा किसान मारे गए और अब आपने यू टर्न ले लिया है। तो सब जानते हैं कि दबाव में लिया है, सब जानते हैं कि आखिरकार जो जो शहंशाह है उनकी आंखें खुल गई। और अभी भी बीजेपी के अंदर के लोग जिस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, उनकी भाषा तो नहीं बदली। टेनी अभी भी मंत्री बने हैं। ये आपको पूछना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए बीजेपी से कि क्या टेनी का टिकट कटेगा? क्या जो चेहरे नंद किशोर जैसे जो लोनी के विधायक हैं, जिन्होंने किसानों के साथ बदतमीजी की, क्या उनका भी टिकट कटेगा? नहीं कटेगा। तो बीजेपी की ये रणनीति है, वो उन्होंने बातें मान भी ली, अभी पूरा हल निकाला भी नहीं। एमएसपी के सवाल पे मौन है, बिजली एक्ट के सवाल पे अभी सरकार मौन है, और वहीं अपने अपने आप को ऐसा साबित करना चाहती है कि बड़े किसानों के हितैषी,
2022 की शुरुआत हो चुकी, देश के किस किसान की आय दुगनी हुई? 5 साल सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश की थी, चुनाव के डर में आके अब योगी जी मान रहे हैं कि हाँ बिजली महंगी थी। तो अब ये कोशिश है, ये एक स्पिन देने की कोशिश है बीजेपी की, उनके प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, लेकिन मुझे नहीं लगता। किसान कोई मूर्ख नहीं है, किसान कोई गवार नहीं है, किसान की नजर अपने खेत पे है, अपने घर पे है, अपने आर्थिक स्थिति को देखता है किसान और पहचानता है। और इसलिए मुझे लगता है जो नाराजगी किसान के अंदर जो मूल रूप से थी, जिस कारण से ये आंदोलन इतना लंबा समय तक खिंचा चला, वे नाराजगियां अभी भी जिंदा है और उसका हल नहीं मिल पाया। वो कहते हैं कि ये जो आंदोलन हुआ था ये पूरा वेस्टर्न यूपी पे के सभी लोग जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि सिर्फ कोई रिच फार्मर्स हैं जो लखीमपुर खीरी के हैं तो उन्हीं का आंदोलन है, और एक्चुअली बाकी लोग उनसे मतलब इतना वोट नहीं। उत्तर प्रदेश में कौन रिच फार्मर प्रिया जी? देश की औसत पर कैपिटा इनकम 86,000 थी 2019-20 में, और उत्तर प्रदेश की 41,000 थी। हम तो आधे से कम पे हैं। देश के 3 सबसे गरीब राज्यों में उत्तर प्रदेश है। यहाँ अमीर है कौन और कौन किसान अमीर है? ये इनकी ये कोशिश थी कि किसान के परिवार में बंटवारा हो जाए, मूवमेंट तहस नहस हो जाए, उसमें उनको कामयाबी मिल नहीं पाई। तो ये सफाई दे रहे हैं और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है, आम किसान का, हर जाति में से जुड़े लोगों का सहयोग था। वे चाहते थे, उनकी सहानुभूति थी, और आज भी वो चाहते हैं कि किसान का सम्मान होना चाहिए। क्या किसान एक ब्लॉक में वोट करेगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सहानुभूति मिलेगी? आपको क्या लगता है कि इस तरह की वोटिंग पहले तो कभी हुई नहीं है, आप सोचते हैं कि हो पाएगी? नहीं, पहले होती थी। पहले किसानों में ज्यादा एकजुटता थी। राजनीतिक पहचान चौधरी चरण सिंह जी के समय जो किसानों की बन पाई, उसका एक बहुत बड़ा श्रेय इसी को जाता है। अब कभी कभी सामाजिक जब मूवमेंट चलते हैं जो उनको जज करना कठिन होता है कि उनका राजनीतिक प्रभाव कितना पड़ेगा। मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, चुनाव को मैं लड़ चुका हूँ, जीत चुका हूँ, हार चुका हूँ, देख चुका हूँ, लड़ा चुका हूँ। लेकिन अगर मैं ये दावा कर लूं कि सच चुनाव में क्या चीज चल जाती है मैं समझ पाता हूँ, सारी चीज मैं नहीं समझ पाता। आखिरकार जनता ही जनार्दन है। लेकिन अगर बिजली, कमाई, महंगाई, दवाई, इन इश्यूज को हम चुनावी मुद्दा नहीं बना पाते और जनता उनको नहीं देखती कि हाँ इस आधार पे हमें वोट देना है, तो हमारा फेलियर है। तो काफी हद तक लोकतंत्र भी कमजोर होगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि हाँ, जब किसानी से जुड़े मुद्दे सबसे मतलब आज जीवंत हैं, लोगों के नजर में हैं, तो यही मुद्दा रहना चाहिए और ये एकजुटता भी बनी रहनी चाहिए। जो पंजाब में अभी हुआ प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को लेकर, उसके बारे में क्या आपका फर्स्ट रिएक्शन है? ये इनकी रणनीति है कि पंजाब को आइसोलेट कर दो। पंजाब में एक भी सीट आ नहीं रही हमारी, तो पंजाब को आइसोलेट कर दो। जिस तरह कश्मीर में इन्होंने किया उसी तरह पंजाब में करना चाहते हैं, और पूरे देश में हर पंजाबी को, बल्कि हर सिख को एक आतंकवादी के नजर से लोग देखें, ये इनकी कोशिश है। तो ये हम सब के लिए बहुत बड़े अपमान की बात है, और इस षड्यंत्र में हमें फंसना नहीं चाहिए। पंजाब हमारे देश का हिस्सा है। पंजाब के किसानों ने लड़ाई लड़ी, हरियाणा के किसानों ने संघर्ष किया, उत्तर प्रदेश के किसानों ने संघर्ष किया। कल को यही अगर हम लोग आज शांत रहे ना, तो कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ भी ये सरकार ऐसा ही करे। तो इसलिए मैं इन चीजों को नहीं मानता। कोई ऐसा कोई खतरा नहीं था। 15 मिनट अगर आप पुल पे खड़े हो गए, पहले तो हेलीकॉप्टर के आपने जो पहले बंदोबस्त थे, आपने क्यों उसको बदला? और अगर सेंट्रल एजेंसीज प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं कर पा रही, तो केंद्रीय गृह मंत्री को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन ये देखिए, पहली बार नहीं हो रहा। हर चुनाव के पहले कुछ इस तरह की स्टंटबाजी और ड्रामेबाजी होती। ये बीजेपी ये भी कह रही है कि जो हुआ ये स्टंटबाजी, ड्रामेबाजी जैसे कि आप कह रहे हैं इसको, ये पंजाब के लिए नहीं हो रही क्योंकि पंजाब में सही है, बीजेपी का चांस नहीं है, लेकिन ये हो रही है एक्चुअली मैं भी वही कह रहा हूँ कि मोदी जी अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड मोदी जी भी यही है कि चुनाव किसी मुद्दे पे ना हो, उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश की बदहाली को देख के वोट ना करे। वे मोदी जी पे खतरा है इसलिए वोट करते हैं। देश पे खतरा था, पिछली बार वोट किया लोकसभा में, अब मोदी जी पे खतरा आ गया, तो हम तो घटते चले आ रहे हैं।
पर मोदी जी इशू बन जाएगी ना, वो ट्राई तो वो कर रहे हैं, चाहे कुछ भी करे, उनका है कोशिश जनता कर में रहे हैं, कुछ कनेक्ट। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर हम और आप इतनी खुली चर्चा कर रहे हैं, यही इतनी खुली चर्चा गांव के चौपाल पर, हर दुकान पर, हर गली पे भी हो रही है। चर्चा खुली हो रही है, लेकिन ये आजकल ये भी हो रहा है ना, ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो फिर आप अपने देश के प्राइम मिनिस्टर को की चिंता नहीं है, आप नेशनलिस्ट नहीं हो, यही भी तो चर्चा फिर दूसरी तरफ करने लगता है ना। नहीं, अगर कोई वाकई कोई खतरा होता तो हम सब लोग उनके साथ खड़े होते। कोई नहीं चाहता उनकी सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ हो। वो देश के प्रतीक हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे सम्मान के प्रतीक हैं, उसमें कोई सवाल नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो बंदिश टेलीविजन स्टूडियो पे लगती है, हम लोगों पे लगती है, वो आम आदमी पे सरकार, कोई भी सरकार हो, नहीं लगा सकती। आम आदमी जमीन पे है और जमीन के मुद्दे जान रहा है, पहचान रहा है, हमसे बहुत ज्यादा होशियार है। आप फाइन डिजिटल की बात कर रहे हैं, तो आप ये सब बातें कैसे आप अब सबके पास करेंगे? आपका रैलीज, इनफैक्ट देयर वाज आपके रैली में बड़ा वो कलोक्वल टच था, आप जाते थे, कुछ ना कुछ होता था। तो ये सब कैसे आप हाँ, करेंगे हमने फिर? तो लोटा उठा दिया था कि बीजेपी के नेताओं से दूरी बनानी है, सामाजिक दूरियां बनानी है, सब कुछ किया था। लेकिन अब सच्चाई सबके लिए एक ही नियम लागू होना चाहिए। मैं तो कहूंगा चुनाव आयोग इसमें अगर सख्ती करनी है तो पूरी सख्ती करे। और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने परिवार में देखा है, हर परिवार ने इस चीज को देखा है, ये खतरनाक बीमारी है। अभी भी बहुत लोग इसको सीरियसली नहीं लेते। मैं अकेला हूं जो मंच पे मास्क पहनता है, और मुझे बहुत लोग टोकते हैं, अपने लोग टोकते हैं, लेकिन मैं उसको नहीं मान रहा। मैं कह रहा हूं कि मैं जिम्मेदार हूं जनता के लिए। हर पॉलिटिकल पार्टी को स्टैंड यही लेना चाहिए कि आखिरकार चुनाव कराने के लिए और चुनाव में अपना प्रचार कराने में अगर हम किसी भी परिवार की हानि होती है तो राष्ट्र की हानि है और हम लोग जिम्मेदार हैं। तो इसलिए ठीक है, चुनाव होते रहेंगे, लेकिन हमें अल्टीमेटली देखना है कि अपने पब्लिक हेल्थ से कोई खिलवाड़ ना हो। और इसलिए हम कर रहे हैं, जो हो सकता है हम कर रहे हैं। डिजिटल सभाएं भी करेंगे, वीडियो रथ के माध्यम से गांव में भी प्रचार करेंगे, और फेसबुक लाइव के ज्यादा सेशंस करेंगे। इसी तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और हमने माइक्रो लेवल की मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां बांटी हैं। कल अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों के साथ मैंने ऑनलाइन मीटिंग करी, जैसे हम और आप आज ऑनलाइन बैठे हैं। और मैंने उनको जिम्मेदारी लगाई है कि आप 200 ऐसे यूथ को तैयार करें और वो हर गांव में जाएं। मैं एक चिट्ठी लिख रहा हूं सभी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को, तो घर घर वो चिट्ठी पहुंचाई जाएगी, वो संदेश दिया जाएगा। और एमएसपी की जो बात हो रही है, तो आपका क्या वादा है कि आप एमएसपी कितना करेंगे? नहीं, एमएसपी इज ए इशू फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार ने जिस तरह का खिलवाड़ किया उस व्यवस्था से, मंडी की व्यवस्था से खिलवाड़ करना चाहते थे, क्योंकि वो एमएसपी को सुनिश्चित नहीं करना चाहते। तो हम इस पक्ष में है कि केंद्र सरकार एमएसपी का अगर कोई मसौदा है तो उसे तैयार करे, ताकि वो किसानों के लिए सुरक्षित हो और किसान का हक बने, अधिकार बने। बाकी राज्य सरकार भी कर सकती है कि कम से कम जैसे गन्ने का मूल्य निर्धारण है वो राज्य सरकार करती है। तो लाभकारी मूल्य अभी भी गन्ने का जो है सरकार ने घोषित नहीं किया है। हमारी सरकार बनेगी तो लागत पे 1.5 गुना गन्ने की फसल पे भी सरकार घोषित करेगी, और दूसरी फसलों को भी अगर खरीदने की आवश्यकता पड़े तो राज्य की एजेंसी खरीदेंगे, ताकि मार्केट में इंटरवेंशन हो और उचित मूल्य प्रत्येक किसान को मिल पाए। आपने थोड़ा सा अलायंसेस की बात करी, पर जो वोटर जो है वो क्या जाट और मुस्लिम इकट्ठे वोट कर पाएगा? क्योंकि पिछली बारी नहीं हुआ है ना, 2017 में ना 2019 में ऐसा नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि अब क्या हुआ कि इस बारी वोटर वोट कर पाएगा इकट्ठे? और जो आपके चौधरी चरण सिंह जी की बात करी, उन्होंने जो अलायंस करी थी जहाँ पे मुस्लिम, अहीर, जाट सब इकट्ठे आके वोट कर सकते थे, क्या वो आप फिर से कर सकते हैं ऐसा? ये सिर्फ एक राजनीतिक गठजोड़ नहीं था। अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखेंगे, सोशल हिस्ट्री को देखेंगे, इस क्षेत्र के मिजाज को समझेंगे, चाहे वो यूनियनिस्ट मिशन रहा हो इतिहास में, चाहे देश की आजादी का संग्राम रहा हो, और मॉडर्न कंटेम्प्रेरी इंडिया में हाँ पॉलिटिकल थॉट रहा हो, तो साथ रहते भी हैं, साथ वोट भी करते हैं, और सामाजिक जो एक नाते हैं, जो रिश्ते हैं, वो आज भी कंटिन्यू करते हैं। बीच में एक तनाव आया था, उससे ऊपर उठ गए। मतलब आज मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई पंचायत होती है तो चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, उनके जो लीडर्स हैं वो इकट्ठा बैठ रहे हैं।
मेरी बात समझिए आप, कि जब पंचायत हो रही है तो जो उसी गोत्र के अक्रॉस रिलीजियस आइडेंटिटी जो लोग हैं वो साथ आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो मतलब सामाजिक रिश्ते हैं। अब एक विश्वास भी बना है कि पॉलिटिकल साथ भी हमें एक दूसरे का देना पड़ेगा। इसलिए मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि ये तब्दील होगा। तो कैराना में हुआ था, उसके बाद ऐसा आपको लगता है कि उस तरह का वो रिपीट नहीं इश्यूज होगा? बदल गए ना। अगले पार्लियामेंट में हमारा जो अलायंस था, हम प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाए, साथ मिलकर काम नहीं कर पाए, और इशू बन गया जो पाकिस्तान के साथ एक वारदात हुई चुनाव के पूर्व, बिल्कुल, और उसका भी प्रभाव पड़ा हमारे क्षेत्र में। फिर से पाकिस्तान या जिन्ना की बात हो रही है, तो अखिलेश यादव भी जिन्ना की बात कर रहे हैं क्या? आपको जिन्ना छोड़िए, अलायंस अब तो औरंगजेब की बात होंगी। तक पहुंच गए, सही बोल रहे हैं। पर क्या लगता है कि आपको कि ये ओवैसी जो आ गए हैं बीच में, तो शायद मुस्लिम वोट वहां चले जाए, इसलिए फिर जिन्ना को याद कर रहे हैं, और आपके लोग? मैं मुस्लिम वोट के लिए कुछ नहीं कहूंगा। मुस्लिम वोट भी एक सामान्य वोट है, वो भी, उसके लिए भी वही इश्यूज हैं जो हिंदू वोटर के लिए इशू हैं। मेरे लिए ये मायने नहीं रखता कि मैं हिंदू हूं तो इसलिए मुझे वोट मिलना चाहिए हिंदू का। ना ही किसी वोटर को ऐसा सोचना चाहिए। मैं नए ख्यालात का आदमी हूँ, मैं एक यंग आदमी हूँ, और मैं जानता हूँ कि हमारा जो यूथ है वो एस्पिरेशनल है, वो बड़े सपने को देखता है, वो मुख्यधारा में आना चाहता है। उसके लिए धर्म के विवाद और ये सब कुछ नहीं, कोई मायने नहीं रखते। वे रोजगार को लेकर परेशान है, अपने विकास को लेकर परेशान है, अपने भविष्य को लेकर परेशान है। और अगर कोई एक उम्मीद है, वह उम्मीद कर सकता है कि जब हमारा गठबंधन बनेगा, हमारी प्राथमिकता उस नौजवान। पर ये भी है ना कि दिस इज आइडियल वर्ल्ड, लेकिन जो रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी है, तो उसमें धर्म और ये सब चीजें आ ही जाती हैं बीच में। जैसे कि अभी अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि मैं, भगवान कृष्ण मेरे सपने में आते हैं, तो वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको एक धर्म वोट की को टारगेट कर रहे हैं, नहीं तो फिर ऐसा नहीं क्यों होता, बोलते क्या है ना प्रिया जी, क्या आजकल वो समय नहीं है। आजकल आपकी कोई प्रिवेसी नहीं होती एज ए लीडर। 24 घंटे आपकी जवाबदेही है, आपके जीवन का हर पहलू जनता के आगे होता है। अगर आप धार्मिक व्यक्ति हैं और धर्म में विश्वास करते हैं, तो वो चीजें भी जुबान पे आएंगी, वो भी जनता के बीच जाएंगी, लेकिन वो आपके राजनीति का आधार नहीं है। अखिलेश जी ये तो नहीं कह रहे कि मैं कृष्ण भक्त हूँ इसलिए सारे कृष्ण भक्तों को मुझे वोट देनी चाहिए। वो अपनी तो बात बता रहे हैं। उसमें कोई बुराई नहीं। आस्था प्राइवेट है, चुनावी चीज नहीं होनी चाहिए, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ, आस्था प्राइवेट है, बल्कि हम तो दूसरे पक्ष पे खड़े रहते हैं हमेशा। हम तो ये कहते हैं कि प्रदर्शित भी मत करो, अपने तरीके से मनाओ, सब त्योहारों को मनाओ। हमारा वर्कर सारे त्योहार मनाता है, वो ईद पे गले भी लगाएगा और दिवाली पे मिठाई भी बांटेगा और खाएगा। और उसमें वो जो 80 और 20 का जो डायलॉग चलाया ना आपके योगी आदित्यनाथ ने, वो कैसे फिट होगा फिर? तो 80 के लिए काम कर लो। कौन सा 80 के लिए काम कर पाए योगी? आप देखिए, मैन्युफैक्चरिंग यूपी में नेगेटिव ग्रोथ है योगी के 5 साल में। -3% की मैन्युफैक्चरिंग डी ग्रोथ हुई है, हम घटे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ नहीं होगी, कौन से कारखाने लग जाएंगे? आप कितने इन्वेस्टर समिट कर लीजिए लखनऊ में, कि हजारों करोड़ आना है, अरब पति बन जाएंगे लोग, कहाँ आया पैसा? तो निवेश ही नहीं हो रहा उत्तर प्रदेश में। और अगर आप देखेंगे किसी भी पैमाने को, स्वास्थ्य पे नीति आयोग की रिपोर्ट आई है कि हम सबसे खराब स्थिति में हैं। एजुकेशन में बड़ा हाई है ड्रॉप आउट रेशियो, सरकारी स्कूलों में कोई व्यवस्था नहीं है बच्चों के लिए। तो कोई पैमाना होना चाहिए विकास का। हम आपकी बात इसलिए मान लें क्योंकि आपने पूरे देश में अपनी होर्डिंग लगा दी और प्रचार कर दिया, वो काफी नहीं है लोगों का। One partner which is non-BJP but not really in your camp is the Congress, and the Congress does have a sizable or some influence in Western UP also, at least on ground. So why not take them along? You have a good equation. See, we are not creating a front against anybody. We are looking at what is feasible, what is called vyavaharik, practical, implementable, and something that is sustainable. We're not creating a front against BJP. We're creating a platform of hope for development. And I think there you need a certain sort of understanding at a deeper level, and you need a shared vision. And Congress doesn't fit in that vision, on that scheme of things for Uttar Pradesh in this election for now. Is it also because that Akhilesh feels that the Congress doesn't really translate into votes? He had a very bad experience with them in the last elections. I can't say anything for his assessment of Congress, but I'm telling you on ground, when you look at it, when you look at
their presence in look like the last 5 years at their organizational activities. It is not at a level where an alliance partner can be assured that yes, their workers will unite and vote for your candidates on your symbol. So that transferability is perhaps a little low. जयंत, एक और स्पेकुलेशन है आपके बारे में कि अगर सपोजिंग हंग पार्लियामेंट हो, हंग असेंबली होए, तो विल यू डू बिजनेस विद द बीजेपी एवर? You see, there has to be a basis for that argument and that accusation. We've been in the opposition for so many years. For almost 2 decades, we've been out of UP government. If we had wanted to, we could have aligned with governments of the past. I've lost 2 Lok Sabha elections. If I had wanted to, I could have switched sides. I haven't. So there is a certain consistency that we have displayed. If BJP does a lot for farmers, then maybe farmers will say that, aap kariye. There's not a single farmer, not a single old RLD supporter who wants me to tie up with BJP. So why will I divorce myself from those realities and jump into a cesspool where there is no future? But what about the Jats, which is also your primary vote bank? Do the Jats vote as a farmer or do they vote as a Hindu? I got into trouble in the last election because I get tired of questions thrown at me that what will Jats do? And I said that I can't speak for the Jats. And then BJP used that video and they sort of portrayed it in a different light. I am in we can call it a Jat family, and we've grown up in that certain cultural value system, and they are the people who have a shared affinity with us. But we have to have a larger vision in politics. I'm not here to just look at a Jat equation or work for just one community. It has to be a larger vision, and therefore I can't really speak for what the Jats will do. But yes, I know that they will stand by their history, and there is a strong undercurrent between all the farmers, and not just Jats. Even in this current movement, you would find Tyagis, Kashyaps, various communities that are hardworking farmers. They came forward and they gave money, and they their villages were the first to send tractors to any Kisan Morcha. So there was a wider participation, and I do believe that there will be a wider political footprint that farmers will leave, and farmers are very, very concerned that governments are not abiding by their promises to farmers, and they want to create a political constituency. They want to use their political capital to put pressure on all their representatives and all governments. So I think that's why socially, yes, we may be divided or living our own lives, working within our own systems. But when it comes to politics, farmers do have a sense that they need to unite and rally behind a political outfit that is pro-farmer. Which is interesting because in Punjab, they did not find that outfit, which is why farmers have floated their own party. But in UP, they perhaps feel that you are that outfit. The difference, Priya, is that I did not see that wholehearted participation from other political parties in the entire movement. From the first day I was going, there were a few other leaders from other parties that were going in their own way. I served langar in all the Kisan Morchas I went. I did not go and say, I want to sit on stage. I did not go and say, I want to give a bhashan. I did not want to go and say that vote for Lokdal because I am here. So I did none of that. I participated as a normal person, as a young person who's concerned and who has solidarity with the farmers. I think that message went across to all the organizations, the umbrella organizations, the farmer organizations, and the farmers who were participating. So उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया. And I think uske baad, when I realized that there was a certain problem with the farmer leaders sharing political stages, I organized 50 or 55 Kisan Panchayats organized by RLD. There is no other party in the nation that actually organized any event in support of the farmers movement on their own platform. No one did it. So I think that's why I can openly say that yes, that farmers movement should help us. They must come with us and they must help us politically.
और आप पहले, you were one of the first leaders to actually go and meet them. Tell us a bit. I know it's a story that's been come out, but just, you went. Yeah, so I took gold from Muzaffarnagar on my birthday, 27 December, and I went to Shahjahanpur border in Rajasthan, and we were just distributing gold. And then a few farmers started recognizing कि आप कौन है. So बात हुई, अरे चौधरी साहब का नाती आया. So there was excitement. Then they said कि why don't you come and speak on stage, and I refused. So instances like that, I saw Dipinder Hooda was also doing a lot of service. तो अगर आप सेवा भाव से जा रहे थे तो दिल तो बहुत बड़ा होता है किसान का. वो आपको साथ भी बैठा रहे थे और वो आपको भोजन भी खिला रहे थे और वो पूरा आशीर्वाद भी दे रहे थे. And instances where I saw entire families were there. The little children, I'm not able to go to school. I mean, they've just left their village, their home. So there was a lot of sacrifice. That's something they won't forget in a hurry. Supposing the BJP, makes, I believe a lot of them also returning the free subsidy that is being given by the government. It was a complete failure of communication from government. That arrogance, the attempt to portray this as a non-farmer movement or not a real grassroots movement. I think it was an intelligence failure. They did not realize the impact of this, the political impact and the social impact. And it was a dangerous game that they were playing. I thank God that finally UP elections have forced them to realize their mistake. And I hope that they are able to stay the line at least till 2024. They do not again make these mistakes. Last question to you before I let you go. Do you think the road to 2024 is 2022? Amit Shah is saying so. Yes, I think initially they did not want to say that, but now they want to say it because they want to make it about central politics and about Modi ji, so that we do not look at Yogi ji, because actually no one voted for Yogi ji. Yogi ji was not the face. And I think the way, again, they're trying to undercut him as well and make it about Modi. So I think that is their attempt. But yes, looking at the size of UP, looking at our politics, looking at the way we impact politics in the nation, UP will have a large role, and UP's elections will create a narrative and will create a sort of platform. I believe the opposition must take hard lessons from this election and must organize and take confidence and faith from this election that we can fight and we can win. Decisive election, more ways than one. But thank you so much for talking to us, Jayant Chaudhary, and wish you all the best for these elections. Thank you. Thank you.